हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। जैसा कि आपको पता है, हम इतिहास की ए टू जेड सीरीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। इसी सीरीज़ की आज ये दूसरी वीडियो है। आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप भी यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा इतिहास की काल रेखा या समय रेखा किस तरीके से इतिहास आगे चलता है, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का इंट्रोडक्शन, यानी कि आखिरकार इतिहास है क्या। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, आज हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द हमें सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ये हमें मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इस इतिहास का वर्णन कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किसी किसी जगह पर उल्लेख यह भी मिलता है कि जो ये अथर्ववेद है इसे इतिहास वेद भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर यह उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों इति प्लस हा और आस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा हा। इति जो है ये हमारा उपसर्ग है और आस जो है ये हमारा क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो इति का अर्थ है ऐसा ही, हा का अर्थ है निश्चित रूप से और हास आस का अर्थ है था। ठीक है, तो निश्चित रूप से ऐसा ही था, यानी इतिहास का अर्थ है जो भी घटनाएं घटी हैं और जो उसे लिखा जा रहा है, तो ये माना जाता है कि जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि निश्चितता नहीं है इस चीज में कि क्योंकि उस समय जो भी इतिहास लिख रहा है ना तो वो उस समय मौजूद था, ठीक है, और ना ही घटना उसके सामने हुई है। तो जो भी उसको सोर्स प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो, उनके माध्यम से वो इतिहास को निकाल रहा है। और जब वो इतिहास को निकालता है तो वो अपनी अवधारणाओं का उसमें प्रयोग करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इतिहास को वो अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करता है। इसीलिए माना जाता है कि इतिहास में ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इतिहास शब्द की, जो कि हिंदी में है, अगर हिंदी की अगर बात करें तो इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर के बना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की, तो इसकी उत्पत्ति होती है यूनान से। यूनान, जिसे पहले ग्रीस कहा जाता था, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से ये निकल करके आया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं हिस्टोरिया, और उसी हिस्टोरिया से निकल करके आया है शब्द हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरीज में किया था। ठीक है, यूनान के एक दार्शनिक थे या यूनान के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरीज, ठीक है, उसी में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया है और उन्होंने इस शब्द को यहाँ पर डिफाइन भी किया है। आगे देखते हैं। इतिहास का जन्मदाता, इतिहास का जन्मदाता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास शब्द भी इन्होंने ही पहली बार यूज किया था, इसीलिए इन्हें ही इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरीज, हिस्टोरीज में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। पहला, विश्व का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरीज को। ठीक है, या जिसे हिस्टोरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का जन्म स्थान, क्योंकि हेरोडोटस यूनान से थे इसलिए इतिहास का जन्म स्थान भी किसे माना जाता है? यूनान को ही माना जाता है। ठीक है, इतिहास दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो इतिहास दर्शन का जन्मदाता है वोल्टेयर। यहाँ पर दो चीजें और समझ लीजिए कि भारत में जो इतिहास का जन्मदाता है या इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कल्हड़। ठीक है, और जो पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है भारत की वो मानी जाती है राजतरंगिणी। क्योंकि इसके पहले भी इतिहास लिखा जाता रहा लेकिन वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, या ये कह सकते हैं कि इतिहास की जितनी भी अपेक्षाएं हैं, ठीक है, इतिहास के जितने पैमाने हैं, वो किताबें उन पर सेट नहीं बैठती। इसीलिए जो राजतरंगिणी है वो पहली ऐसी किताब है जो इतिहास के हर एक पैमाने को पूरा करती है, इसीलिए राजतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास आखिर क्या है कि बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। ठीक है, विज्ञानों की रानी कहा है किसने? बर्नी ने। ये कोटेशंस भी आ जाते हैं कभी कभी पेपर में, इसलिए हमें ये चीजें भी थोड़ी बहुत
दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बर्नी का कोटेशन है कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। ठीक है, अगले आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जहां व्यक्ति अपनी प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? जब हम इतिहास को ठीक से देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज की जो वर्तमान की हमारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का जो भी कारण है वो भी हमें कहाँ पर मिलता है? हमारे भूतकाल में मिलता है, यानी हमारे इतिहास में मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये एक ऐसा दवाखाना है जिसमें हमारी हर समस्या का इलाज मौजूद है। ठीक है, इसीलिए इतिहास हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जो घटनाएं आज हो रही हैं उनके पीछे क्या परिदृश्य है, क्या कारण है, ये सारे कारण भी हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, ये भी हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये काफ़ी सटीक सी डेफिनेशन दिखाई पड़ती है कि इतिहास एक ऐसा दवाखाना है जहाँ व्यक्ति अपनी प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता है। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है ई एच कार की। कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है, ई एच कार जो है इनकी पुस्तक का नाम ही है इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है इनकी पुस्तक का नाम है, और इसमें इन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। ठीक है, इतिहास क्या है? वर्तमान में और जो भूतकाल में या जो अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं उनके बीच में जो संवाद हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, वर्तमान की तरह अतीत की भी अपनी जटिलताएं हैं और इसे देखने का एकाधिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आज के समय की, आज के समय में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हर व्यक्ति का देखने का जो नज़रिया है, जो देखने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल सुना होगा कि ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, आधा आधा ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, तो अब उसको देखने के दो नज़रिए हैं। एक व्यक्ति उसको देखता है कि वो ग्लास आधा भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति ये देखता है कि आधा ग्लास खाली है। ठीक है, तो देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसी तरीके से इतिहास को देखने के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से इतिहास को देखता है। जब कोई व्यक्ति इतिहास लिखता है तो उस इतिहास को लिखते समय उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उसका खुद का अनुमान लगाता है वो, इसके अलावा उसके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में, उनके आधार पर वो चीज़ों को जोड़ते हुए इतिहास को लिखने का प्रयास करता है। ठीक है, साथ ही साथ तत्कालीन समय की जो जटिलताएं हैं उनका भी इतिहास लेखन पर काफ़ी असर दिखाई पड़ता है। जी, अगर हम बात करें इतिहास लेखन की तो इतिहास कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे लिखने का तरीका है राष्ट्रवादी तरीका, जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद कितना ज़्यादा है, यानी राष्ट्रवाद को ही हम सर्वोपरि रखते हैं उसमें। ठीक है, धार्मिक इतिहास लिखा जाता है, इसमें हम धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है, तो इतिहास को कई तरीके से लिखा जा सकता है और इतिहास को लिखते समय इतिहासकार की जो मनोदशा है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव इस पर पड़ता है। अब बात करते हैं इतिहास के विभाजन की। तो अधिकांश इतिहासकारों द्वारा वर्तमान में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में बांटने की अपेक्षा प्राचीन, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में निरपेक्ष विभाजन में बांटने को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, लेकिन आज के समय में इतिहास को सांप्रदायिक तरीके से ना बांट करके इतिहास को अलग तरीके से बांटा जाता है, जिसमें प्राचीन इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास के रूप में इसे बांटा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कालखंड की तो प्रारंभ से लेकर इतिहास की शुरुआत से लेकर के छठी शताब्दी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन काल का इतिहास माना जाता है। छठी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो पूर्व मध्यकाल का इतिहास माना जाता है। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य का, ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य का जो इतिहास है उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और 18वीं शताब्दी के बाद के जो इतिहास है और आज तक, ये सारा इतिहास आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। बात करें जेम्स मिल की तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में। ठीक है, ये जो विभाजन था ये इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा है। ठीक है, ये एक तरीके से इन्होंने सांप्रदायिक तरीके से बांटने का प्रयास किया। उसे हिंदू काल कहा, क्यों? क्योंकि उस समय जो राजा थे वो ज्यादातर हिंदू थे, इसलिए इन्होंने उसे हिंदू काल कहा। इसके बाद जब मध्यकाल की बात करते हैं तो इन्होंने उसे मुस्लिम काल कहा, क्योंकि उस समय पर जो ज्यादातर शासक थे वो कैसे थे? मुस्लिम थे। ठीक है, इस्लाम को मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने इसको मुस्लिम काल कहा है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आधुनिक काल की तो ये इसे ईसाइयत काल ना कह करके आधुनिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना है
कि भारत में जो आधुनिकता आई है वो अंग्रेजों के आने के बाद ही आई है। इसके पहले जो भारत था वो एक जनजातीय प्रदेश था, यहाँ पर लोग बर्बर थे। इस तरीके से इन्होंने इसे डिफाइन करने की कोशिश की है। इतिहास में क्या क्या मौजूद होता है, तो इतिहास में तथ्यात्मकता होती है, यानी हर एक तथ्य होता है। कोई भी घटना घट रही है तो वो क्या है, एक तथ्य है। फिर उस घटना का विश्लेषण किया जाता है तो क्या निकल करके आता है, कोई ना कोई कारण निकल कर आता है। तो इतिहास में कार्य कारण संबंध भी होता है। कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे के कारण भी मौजूद होते हैं। ठीक है। इतिहास में प्रामाणिकता भी होती है। कैसे, कोई भी तथ्य है तो कहीं ना कहीं उस तथ्य की कोई रिकॉर्ड हमें प्राप्त होता है, तभी तो उसकी प्रामाणिकता देखी जाती है। और इतिहास में सार्वभौमिकता भी होती है, यानी कि जो भी प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सार्वभौमिक भी होते हैं। ठीक है। लेकिन विज्ञान और इतिहास में जो फर्क आता है वो ये आता है कि इतिहास जो है वो भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इतिहास से हम चीजों को ये तो समझ सकते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती इतिहास को देख करके कि ऐसा ही होगा। ठीक है। भविष्यवाणी के लिए हमें नीतियों को देखना पड़ता है, बहुत सारे अन्य फैक्टर्स को देखना पड़ता है। इतिहास में ये क्षमता नहीं होती है कि इतिहास भविष्यवाणी कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है इतिहास के प्रकार या इतिहास के क्षेत्र। इतिहास को कई तरीके से लिखा जा सकता है, इतिहास को कई भागों में बांट कर लिखा जा सकता है, जिसमें से पहला है राजनैतिक इतिहास, दूसरा है सामाजिक इतिहास, तीसरा है सांस्कृतिक इतिहास, चौथा है आर्थिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, औपनिवेशिक इतिहास और मानव की स्वतंत्रता एवं प्रगति का इतिहास। तो जो इतिहास है वो राजनीतिक तरीके से जब लिखा जाता है, जब उसमें सिर्फ राजनीतिक बातें लिखी जाती हैं तो उसे राजनीतिक इतिहास कहा जाता है। जब उसमें समाज को समाहित किया जाता है, समाज की बुराइयों को, अच्छाइयों को, समाज में हो रही घटनाओं को वर्णित किया जाता है तो वो सामाजिक इतिहास कहलाता है। जब उसमें संस्कृति, धर्म, इन सब की अधिकता होती है तो उसे सांस्कृतिक इतिहास कहा जाता है। जब इकोनॉमी की बात की जाती है, यानी कि कैसे कैसे चीजें घट रही थी, उनके पीछे अर्थ का क्या मोल था, अर्थ का मतलब है पैसे का क्या रोल था, जब हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थिक इतिहास इसे कहा जाता है। राजनयिक इतिहास का मतलब है जब हम दूसरे देशों से संबंध दिखाने की कोशिश करते हैं तो उस इतिहास को क्या कहा जाता है, राजनयिक इतिहास कहा जाता है। औपनिवेशिक इतिहास जिसे हम क्या कहते हैं, जब कोई देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है और उसे अपने उपनिवेश के रूप में, उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक इतिहास कहते हैं। अगला आ जाता है मानव की स्वतंत्रता एवं प्रगति का इतिहास। जब हम मानव के संघर्षों का वर्णन करते हैं, मानव के उत्पत्ति से लेकर के मानव की प्रगति का वर्णन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, मानव की स्वतंत्रता एवं प्रगति का इतिहास होता है। ठीक है। तो ये जो सारे थे, ये सारे क्या हैं, ये इतिहास के क्षेत्र हैं या इतिहास के प्रकार हैं। इन इन तरीकों से इतिहास को लिखा जा सकता है या इतिहास को इस तरीके से लिखा भी जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।